सोमालिया के खौफनाक पायरेट्स जिन्होंने कितने ही जहाजों को लूटा है। पूरी दुनिया जहां इन्हें एक विलन की तरह देखती थी, सोमालिया के अपने लोगों के लिए ये हीरो थे, उनके अपने रॉबिन हुड। इस पूरे सिनेरियो में सबसे मुश्किल काम है जहाज के पास आकर रस्सी लगाकर चढ़ना। ये कोशिश हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती। जो अलग अलग क्लैंस के अपने लोकल गुंडे थे सोमालिया में, उनको हथियार दिए जाते थे। इसके बदले वो कहते कि ठीक है, हमारे यहाँ वेस्ट डंप कर लो। इसे गन्स फॉर वेस्ट का नाम दिया जाता है। अब जहाँ कुछ देशों में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट कर लड़वाया जाता है, सोमालिया के डिक्टेटर यही चीज करते हैं क्लैंस के बेसिस पर। पूरे देश में फूड और जॉब्स की शॉर्टेज इतनी ज्यादा थी कि ये पायरेसी करना ही यंग लड़कों के लिए इकलौता जरिया रह गया घर चलाने का और पेट भरने का। नमस्कार दोस्तों, 8 अप्रैल साल 2009 अमेरिका का झंडा लगाए हुए एक जहाज इंडियन ओशन से गुजर रहा था। इसका नाम था मायर्स्क अलाबामा। ये ओमान के देश से कीनिया जा रहा था, अपने साथ कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड का कार्गो लिए हुए। जब ये करीब 440 किलोमीटर दूर था सोमालिया की कोस्ट से, तभी अचानक से इस जहाज के रेडार पर लाइटें चमकने लगती हैं। जहाज के क्रू मेंबर्स रेडार से स्कैन करते हैं और उनको एक छोटी सी नाव जहाज की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये देखकर उनके मन में एक ही चीज आती है, यार फिर से नहीं। असल में बात क्या है कि पिछले 24 घंटों में 2 बार उनके जहाज की तरफ इसी तरीके की नाव आई थी, लेकिन वो बचकर निकल गए थे। लेकिन इस बार जैसे ही ये नाव करीब आती है, उन्हें जहाज के रेडियो पर सुनाई देता है, नॉर्मली इस सिचुएशन में ऐसी नाव से बचकर भागने के लिए ये जहाज अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चीज तभी काम करती है जब पायरेट्स काफी दूर हो, क्योंकि इतने बड़े जहाज की जो टॉप स्पीड है ये 18-20 नॉट से ऊपर नहीं जाती। और स्पीड बोट में बैठ के जो सोमाली पायरेट्स आ रहे हैं, वो बड़ी ही आसानी से 25 नॉट से ऊपर की स्पीड पर जा सकते हैं। पायरेट्स की नाव को एकदम पास आता देख इस जहाज के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजा दिया। सब लोग जहाज के सेफ रूम की तरफ भागे। डिफेंस के तौर पर ज्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। कुछ वाटर होजेस थी जो पायरेट्स के ऊपर फेंकी जा सकती थी उन्हें नाव के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं करी। कुछ ही देर में जहाज के साइड में से एक आवाज आती है सीढ़ी अटकने की। पहला सोमाली पायरेट इस जहाज के ऊपर चढ़ चुका था। इसके हाथ में थी एक AK-47 बंदूक और इसको फायर करते हुए वो कैप्टन फिलिप्स तक पहुंच गए। जहाज के 19 क्रू मेंबर्स में से 14 क्रू मेंबर्स सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। 2 लोग छिप जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथी ब्रिज पर मौजूद रहते हैं। ब्रिज जो है वो जहाज का कमांड सेंटर होता है, जहां से जहाज को चलाया जाता है। आमतौर पर ये सबसे ऊपर और जहाज के सबसे आगे मौजूद होता है। जैसे ही पायरेट्स जहाज पर चढ़ते हैं, स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हेल्म्समैन जहाज को साइड साइड करके हिलाने लगते हैं। इसकी वजह से पायरेट्स की बोट डूब जाती है, जिससे वो भाग ना पाए। टोटल में 4 पायरेट्स जहाज पर चढ़ने में सक्सेसफुल होते हैं और इनका लीडर था 18 साल का अब्दी कादिर मूसी। ये चारों कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 क्रू मेंबर्स को घेर कर उन पर अपनी बंदूक तान देते हैं। ये कैप्टन फिलिप्स को कहते हैं कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हमको सिर्फ पैसे चाहिए। Relax, nobody get hurt. We want money. When we get paid, everything gonna be okay. जहाज को यहीं रोक दो। कैप्टन फिलिप्स जहाज के सभी इंजन बंद करवा देते हैं। पायरेट्स ने कैप्टन से पूछा कि बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ हैं, उन्हें भी साथ में इकट्ठा करके लाओ। Where is the crew? वहां मौजूद एक क्रू मेंबर जाहिद रेजा पायरेट से कहते हैं कि जब तक बाकी लोगों को ये नहीं लगेगा कि सब ठीक है, तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन पायरेट्स का लीडर मूसी बाकी लोगों को देखना चाहता था, तो रेजा कहता है कि ठीक है, मैं बाकी क्रू तक आपको ले चलूंगा, लेकिन बंदूक यहीं छोड़नी पड़ेगी। मूसी तैयार हो जाता है और ये लोग नीचे जाना शुरू करते हैं। जैसे ही ये इंजन रूम के सामने से गुजरते हैं, अचानक से उस रूम से बाहर निकलकर कोई मूसी पर हमला कर देता है। ये थे जहाज के चीफ इंजीनियर माइक पेरी, जो वहां पर छिपे हुए थे। ये मूसी के हाथ पर चाकू मारते हैं और उसे भी सेफ रूम में बाकी क्रू के साथ बंद कर देते हैं। अब पायरेट्स के लीडर को सभी क्रू मेंबर्स ने पकड़कर कैद कर लिया था सेफ रूम में। ये देखकर बाकी जो 3 पायरेट्स थे वो डेस्परेट होने लगे। Where is our captain? Where is our guy? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन उनके पास अभी भी कैप्टन फिलिप्स मौजूद थे। काफी झगड़े के बाद ये पायरेट्स जहाज छोड़कर जाने को तैयार हो जाते हैं, इस शर्त पे कि जितना भी पैसा इस जहाज में है वो इन्हें दे दिया जाएगा। और मूसी के बदले वो लोग कैप्टन फिलिप्स को अपने पास रखेंगे। जब मूसी वापस दिया जाएगा पायरेट्स को, तो कैप्टन फिलिप्स वापस दे दिए जाएंगे बाकी क्रू मेंबर्स को। $30,000 we have in the safe and you can get off this ship right now. Do we have a deal? Say we have a deal. Okay, Iris. Deal.
इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए एक लाइफ बोट की जरूरत थी जिसके जरिए ये पायरेट्स वापस जा सकते, क्योंकि इनकी बोट तो डूब चुकी थी। लेकिन लाइफ बोट को नीचे उतारने के लिए एक इलेक्ट्रिक विंच का इस्तेमाल करना होता है और इसे चलाने के लिए इंजन शुरू करना पड़ेगा और पूरे क्रू की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए बाकी क्रू मेंबर सेफ रूम से बाहर आते हैं मूसी के साथ। डील के अनुसार मूसी को वापस दे दिया जाना था पायरेट्स को और इसके बदले पायरेट्स कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देंगे। जैसे ही उन्होंने मूसी को वापस दिया पायरेट्स को, फिलिप्स उस वक्त लाइफ बोट पर मौजूद थे। पायरेट्स को यह समझा रहे थे कि लाइफ बोट कैसे चलानी है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये चारों पायरेट्स कैप्टन फिलिप्स को किडनैप कर लेते हैं और लाइफ बोट नीचे उतार कर निकल जाते हैं। इस पूरी कहानी को 2013 की हॉलीवुड फिल्म कैप्टन फिलिप्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है। ऐसी हाईजैकिंग्स कई सालों से चल रही थी, लेकिन इनको अमेरिका के न्यूज मीडिया में उतनी कवरेज नहीं मिलती थी। इस घटना ने यह सब बदल कर रख दिया। पहली बार एक अमेरिकन जहाज का हाईजैक होना, उसके बाद क्रू का उस जहाज को वापस ले लेना और फिर पायरेट्स का कैप्टन को किडनैप कर लेना, ये एक बहुत ही मसालेदार स्टोरी थी। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर सोमालिया के पायरेट्स की हाईजैकिंग की खबर फैलने लगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कौन थे ये सोमालिया के पायरेट्स? सोमालिया के देश में ही इतने लोग पायरेट्स क्यों बन गए और बाद में इस सब को कैसे खत्म किया गया? आइए आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों सोमालिया के देश की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। मेगा होली सेल के आखिरी कुछ दिन बचे हैं। ध्रुव राठी एकेडमी के तीनों कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, चाहे वो मास्टर चैट जीपीटी कोर्स हो, टाइम मैनेजमेंट कोर्स या फिर यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स। तीनों में से किसी के लिए भी कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए होली 50% ऑफ पाने के लिए। लेकिन याद रखिए सिर्फ कुछ ही और दिन तक वैलिड है। इन सभी कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर आते हैं सोमाली पायरेट्स के। नक्शे पर एक नजर डालें तो आपको दिखेगा कि सोमालिया अफ्रीका की सबसे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है। इसके ईस्ट में मौजूद है इंडियन ओशन और नॉर्थ में है गल्फ ऑफ ईडन, जो इसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से अलग करके रखता है। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि अरब देश साउथ एशिया और अफ्रीका के ठीक बीच में मौजूद है। इसी एरिया से दुनिया की तकरीबन 20% शिपिंग ट्रेड होकर गुजरती है। अब इतिहास की बात करें तो नॉर्दर्न सोमालिया पर ब्रिटिश का राज था, सदर्न सोमालिया पर इटली का राज था। दोनों ही खत्म होते हैं साल 1960 में, जब देश को आजादी मिलती है और दोनों हिस्सों का यूनिफिकेशन होता है। 1 जुलाई 1960 को इस यूनिफाइड देश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और इसके 9 साल बाद ही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। 15 अक्टूबर साल 1969 सोमालिया के प्रेसिडेंट अब्दी रशीद अली के बॉडीगार्ड उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिसके बाद इनके आर्मी चीफ जनरल एक मिलिट्री कू करते हैं और खुद को नया प्रेसिडेंट बना देते हैं। कुछ इस तरीके से सोमालिया में डिक्टेटरशिप की शुरुआत होती है। अब जहां कुछ देशों में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटकर लड़वाया जाता है, सोमालिया के डिक्टेटर यही चीज करते हैं क्लैंस के बेसिस पर। अफ्रीकन देशों में अक्सर अलग अलग ट्राइबल क्लैंस बटे होते हैं। सोमालिया में ये क्लैंस का नक्शा आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ क्लैन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, जिसके कारण देश में तनाव और वायलेंस बढ़ता है। धीरे धीरे वायलेंस बदल जाता है एक सिविल वॉर में। ये सिविल वॉर अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है 27 जनवरी साल 1991 को, जब राइवल क्लैंस मिलकर प्रेसिडेंट सियाद बारे को सत्ता से बाहर कर देते हैं। इसके बाद सोमालिया की सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। अलग अलग क्लैंस के बीच में लड़ाई होती है देश का कंट्रोल पाने के लिए। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो नॉर्दर्न सोमालिया का हिस्सा था वो फिर से अलग हो जाता है, अपने आप को एक अलग देश घोषित कर देता है सोमालीलैंड नाम से। आज के दिन भी ये दोनों अलग अलग देश हैं अगर फंक्शनली देखा जाए तो, लेकिन ज्यादातर बाकी के देश दुनिया में इसे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। 1991 के इस एक साल में सिविल वॉर, स्टारवेशन और डिजीज के कारण एक साल के अंदर अंदर सोमालिया में 3.5 लाख लोगों की मौत होती है। और यही वो पॉइंट था जहां से सोमालियन पायरेट्स का भी जन्म होना शुरू होता है। असल में बात क्या है कि सोमालिया के पास मौजूद समुद्र एक बहुत ही बायोडाइवर्स रिच एरिया है मरीन लाइफ के मामले में। यहाँ बहुत ही बेहतरीन कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं और ढेर सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां। इनफैक्ट सोमालिया की कोस्ट पर दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में मछलियां पाई जाती हैं, खासकर ट्यूना फिश, सार्डिन्स, श्रिम्प्स और रेज। जब देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ी तो कई सारे विदेशी देशों के फिशिंग जहाज यहाँ आ गए इसका फायदा उठाने। खासकर ट्यूना फिश जैसी मछलियों की फॉरेनर्स यहाँ इलीगल फिशिंग करने लगे।
2006 की यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स करने के बाद वहां की जो कोस्ट गार्ड थी वो भी खत्म हो गई। कोस्ट गार्ड देश के कोस्ट के पास समुद्र को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और कोस्ट गार्ड नहीं होने की वजह से सोमालिया के वाटर्स फ्री फॉर ऑल हो गए। दुनिया भर के फिशिंग जहाज इलीगली आकर सोमालिया को लूटने लगे और सोमालिया के जो लोकल मछुआरे थे, फिशरमैन थे, उनका लाइवलीहुड छिनने लगा। यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट के हिसाब से हर साल लगभग $300 मिलियन का सी फूड सोमालिया की कोस्ट लाइन से चुराया जाने लगा। ज्यादा फिशिंग करने के लिए ये विदेशी जहाज स्टील से बने ड्रैग फिशिंग नेट्स का भी इस्तेमाल करते थे। वीडियो में देखिए, ये समुद्र के फ्लोर पर डालकर ड्रैग किया जाता है इन्हें। इससे कोरल रीफ्स उखड़ जाती हैं और मछलियों के साथ साथ सोमालिया के कोस्टल लोगों की भविष्य की कमाई का जरिया भी खत्म हो जाता है। बेचारे सोमालिया के गरीब मछुआरों के पास इन विदेशी जहाजों से कंपीट करने के लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऊपर से जब ये इन विदेशी जहाजों को लेकर कंप्लेन करते तो ये फॉरेन फिशरमैन इन पर गोलियां और वाटर कैनन्स चला देते। और ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स का एक हिस्सा था। इसी के साथ फॉरेन कंपनीज ने सोमालिया की कोस्ट पर टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप करना भी स्टार्ट कर दिया। 1980 से ही यूरोपियन कंपनीज नॉर्दर्न सोमालिया में यूरेनियम, लेड, कैडमियम और मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स डंप कर रही थी। लेकिन 1991 में जब इनकी सरकार गिरी तो ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले ये टॉक्सिक वेस्ट सिर्फ जमीन पर डंप किया जाता था, लेकिन 1991 के बाद ये टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट समुद्र में डंप किया जाने लगा। कई स्विट्जरलैंड और इटालियन कंपनियों के नाम यहां पर आते हैं। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और हॉस्पिटल्स का वेस्ट भी सोमालिया के समुद्रों में डंप किया जाने लगा। दो कंपनीज के नाम मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा। एक है स्विस कंपनी एचेयर और दूसरी है प्रोग्रेसो नाम की इटालियन कंपनी। ये ऑफिशियली अपने देशों में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज थी, लेकिन असलियत में ये वेस्ट ट्रैफिकिंग का काम कर रही थी। क्योंकि बात क्या है कि यूरोप में प्रॉपर तरीके से वेस्ट डिस्पोजल करना सोमालिया में इलीगली डंप करने के मुकाबले 400 गुना ज्यादा महंगा था। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जब सोमालिया के समुद्र में कोई यूरोपियन कंपनी अपना वेस्ट डंप करती तो उसका खर्चा आता $2.5 पर टन। लेकिन अगर यूरोप में इसी कचरे को साफ सुथरी तरीके से डंप करना था तो उनको $250 पर टन खर्च करने पड़ते। ऐसा नहीं है कि सभी लोकल लोग इस बात से अनजान थे। अक्सर ये कंपनीज लोकल वॉरलॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती थी। जो अलग अलग क्लैंस के अपने लोकल गुंडे थे सोमालिया में, उनको हथियार दिए जाते थे। इसके बदले वो कहते कि ठीक है, हमारे यहाँ वेस्ट डंप कर लो। इसे गन्स फॉर वेस्ट का नाम दिया जाता है। कुछ इसी तरीके से हथियार सोमालिया में आने लगे। इन फॉरेन कंपनियों को डबल फायदा होने लगा। पहले ये अपने जहाज भरकर लाते थे, वेस्ट से भरे हुए सारे टॉक्सिक वेस्ट को सोमालिया में डाल देते थे और फिर इन्हीं जहाजों में ये भरकर ले जाते थे इलीगली फिश की गई ट्यूना मछली। इटालियन माफिया की भी यहाँ पर एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट देखी गई। साल 1994 में इटालियन टीवी जर्नलिस्ट इलारिया आल्पी अपने कैमरामैन मिरान ह्रोवाटिन के साथ इसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जब उनका मर्डर हो जाता है। इन जर्नलिस्ट ने गन्स फॉर वेस्ट ट्रेड का कई सारा सबूत भी इकट्ठा कर लिया था और माना जाता है कि इसी की वजह से इनकी हत्या करी गई। इटालियन माफिया के फ्रांसेस्को फोंटी ने इटालियन इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि वो इटली से टॉक्सिक वेस्ट सोमालिया भेजते थे और बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर इटली के पीस कीपिंग ट्रूप्स को ये सब जानबूझकर अनदेखा करने के लिए कहते थे। इसके अलावा रशिया, जर्मनी और यूएसए जैसे देश भी इस सब में शामिल थे। दिसंबर 2004 में एक भयंकर सुनामी आता है इंडियन ओशन में। इसी सुनामी की वजह से सोमालियन पानी में मौजूद ये टॉक्सिक वेस्ट के कंटेनर्स टूट जाते हैं, जिसके कारण ये वेस्ट सोमालिया की कोस्ट पर पहुंच जाता है। The tsunami took the lives of some 150 people in Somalia and poisoned the precious little water supply the people had here. कई सारे गांव में यहाँ लोग बीमार पड़ने लगते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने लगते हैं, खांसी, मसूड़ों और मुंह से खून निकलने लगता है, पेट में हेमरेजेस और स्किन पर अनयूजुअल रैशेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई सारे केसेस में लोगों की मौत भी हो जाती है। उस वक्त मौजूद एक लोकल डॉक्टर का कहना था कि इतने लोगों को कैंसर हुआ उन्होंने आज तक अपने पूरे करियर में नहीं देखा जितना इस एक साल में देखा। तो अब एक आम सोमालियन नागरिक के पर्सपेक्टिव से ये सारी सिचुएशन इमेजिन करके देखो उन पर क्या बीत रही होगी। देश में पहले से ही एक सिविल वॉर थी, गरीबी थी, भूखमरी की समस्या थी, ऊपर से इलीगल फिशिंग की वजह से मछलियों की कमी पड़ रही है और ये सारा टॉक्सिक वेस्ट आपके और आपके परिवार को मार रहा है। जाहिर सी बात है सोमालिया के लोग, खासकर सोमालिया के मछुआरे, अपने देश में ये एनक्रोचमेंट देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने देश के वाटर्स और रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करने का काम अपने हाथों में लिया। धीरे धीरे उन्होंने पेट्रोलिंग करनी शुरू करी इकट्ठे होकर।
जब भी कभी कभी वो किसी इलीगल विदेशी फिशिंग जहाज को देखते तो उन पर हमला कर देते। ये मछुआरों के ग्रुप्स इकट्ठे होकर खुद को कोस्ट गार्ड कहने लगे। शुरुआत में ये हमले सिर्फ अपना हक बचाने के लिए किए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इन्हें पता लगा कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, वैसे वैसे शुरुआत हुई पायरेसी की। इन मछुआरों ने हथियार ताने लोकल गुंडों के साथ हाथ मिला लिया और अपने ग्रुप्स बनाए, जैसे कि सोमाली कोस्ट गार्ड्स और नेशनल वॉलंटियर कोस्ट गार्ड्स नाम से। ये ग्रुप्स फिशिंग करने वाले विदेशी जहाजों को हाईजैक करके सोमालिया की कोस्ट पर ले आते और फिर क्रू को छोड़ने के लिए पैसे मांगते। जब इन्हें पैसे मिलने लगे तो गरीबी से परेशान यंग लोग इसे अपना ऑक्यूपेशन बनाने लगे और ये लोग बन गए सोमालियन पायरेट्स। शुरुआती दिनों में ये पायरेट्स अपनी नॉर्मल फिशिंग बोट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनके पास पैसे आए इन्होंने स्पीड बोट्स खरीदी, ट्रैकिंग डिवाइसेस खरीदे और अच्छे हथियार भी खरीद लिए। ये पायरेसी खासकर पुंटलैंड वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि वहां पर ज्यादा ऐसी जमीन थी जहां पर खेती नहीं करी जा सकती थी। ये सोमालिया का सबसे नॉर्दर्न टिप वाला हिस्सा है। लेकिन 1997 तक आते आते फिशिंग करने वाले विदेशी जहाजों को पकड़ना भी चैलेंजिंग होने लगा, क्योंकि उन्होंने लोकल वॉरलॉर्ड से प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए थे। वो भी हायर करने लगे इन लोकल गुंडों को अपने डेक पर आर्म्ड गार्ड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तैनात करके। फिर इन पायरेट्स को एहसास हुआ कि हम सिर्फ इन फिशिंग जहाजों को ही क्यों टारगेट करें, वो जो बड़े बड़े कमर्शियल कार्गो के जहाज चल रहे हैं उन्हें टारगेट करते हैं, उनके पास तो कोई आर्म्ड हथियार ही नहीं है। ये करने से इन्हें पायरेसी की असली पोटेंशियल पता चली। इन बड़े बड़े जहाजों को हाईजैक करने से पैसा भी ज्यादा मिलता और कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती। यहाँ पर पूरे देश में फूड और जॉब्स की शॉर्टेज इतनी ज्यादा थी कि ये पायरेसी करना ही यंग लड़कों के लिए इकलौता जरिया रह गया घर चलाने का और पेट भरने का। इसी बीच साल 1998 में सोमालिया का ये जो पुंटलैंड रीजन था ये भी खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर देता है, कहता है कि अब मैं भी अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ। इससे पायरेट्स और खुली छूट मिल गई और ये वाला एरिया पायरेट्स का सेफ हेवन बन गया। 2005 से लेकर 2012 के बीच में इसे पायरेट्स कैपिटल करके बुलाया जाने लगा, खासकर इसके शहर आइल को। धीरे धीरे ये सारी पायरेसी एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में बदल गई। हथियार ताने आर्म्ड गैंग्स इन्हें कंट्रोल करते थे, जिसके लिए लोकल लड़कों को भर्ती किया जाता था। जब 16-16 साल के लड़के अपनी हाईजैकिंग करके पैसा कमा के लाते तो इसका एक बड़ा हिस्सा ये गैंग्स अपने पास रख लेते। इन गैंग्स के पास धीरे धीरे AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक आ गए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है समझनी कि ये पायरेट हाईजैकिंग एक्चुअली में काम कैसे करती थी। एक जहाज को अपना टारगेट बना लेने के बाद पायरेट्स अपने हथियारों को लहराते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद यह होती है कि क्रू इनके हथियारों को देखकर डर जाएगा और अपने जहाज को रोक देगा, लेकिन अगर जहाज नहीं रुकता तो कई बार हवा में फायरिंग भी की जाती है। हथियारों के अलावा इन पायरेट्स के पास होती है एक रस्सी की सीढ़ी, जिसके एंड पर एक हुक लगा होता है। इस सीढ़ी को जब ये जहाज के साइड में फेंकते हैं तो वो हुक जाकर अटक जाता है, जिसकी मदद से ये जहाज के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनके चढ़ने के बाद ज्यादातर क्रूज की तरफ से कोई फाइट बैक नहीं होता, क्योंकि हथियार सिर्फ इन्हीं के पास होते हैं। पायरेट्स इस तरीके से पूरे जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। ये सब कुछ 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। इस पूरे सिनेरियो में सबसे मुश्किल काम है जहाज के पास आकर रस्सी लगाकर चढ़ना। ये कोशिश हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती। ऐसी हाईजैकिंग्स का सक्सेस रेट सिर्फ 20 से 30% का रहा है। लेकिन एक बार अगर ये जहाज को हाईजैक करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो ये उस जहाज को सोमालिया के किसी फ्रेंडली पोर्ट पर ले जाते हैं। वहां मौजूद गार्ड्स और ट्रांसलेटर्स को बुलाया जाता है जो होस्टेजेस की देखभाल करते हैं, और इसके बाद मांगी जाती है रैंसम की रकम। Okay, then what you are requesting for your government? I have to request from the American or the German government the full ransom. ये पैसा अक्सर लंदन और दुबई के बैंक्स के जरिए होकर आता है और इसे एक स्पेशल डिलीवरी पैकेज की तरह जहाज के डेक पर पैराशूट किया जाता है। इस पैसे के मिलने के बाद आमतौर पर जहाज और क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया जाता है और ये रैंसम की रकम आपस में बांट ली जाती है पायरेट्स के द्वारा। लगभग आधा पैसा जहाज को हाईजैक करने वाले पायरेट्स को जाता है, वहीं 1/3 इन्वेस्टर्स को जाता है जिन्होंने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे, और बचा हुआ हिस्सा हॉस्टेजेस की देखभाल करने वाले गार्ड्स और ट्रांसलेटर में बांट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ पैसा बैंक नोट चेकर्स को भी दिया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि पायरेट्स को जो कैश मिला है कहीं वो नकली नोट्स तो नहीं। कई सारी हाईजैकिंग्स में कुछ पैसा चैरिटी के तौर पर लोकल कम्युनिटी के गरीब और डिसेबल्ड लोगों में भी बांट दिया जाता है। इसी कारण की वजह से सोमालिया के कई इलाकों में इन पायरेट्स की रॉबिन हुड जैसी इमेज बन गई। कई हॉस्टेजेस जिन्हें किडनैप किया गया था उनका भी यही कहना था कि जनरली उन्हें अच्छे से ही रखा जाता था
और पायरेट्स उन्हें एक आम आदमी की तरह देखते थे जो एक बड़े गेम में फंस गया है। अपनी जस्टिफिकेशन के लिए पायरेट्स ये भी कहते हैं कि इन जहाजों को हाईजैक करके रैंसम लेना एक तरीके का लेजिटिमेट टैक्स है, क्योंकि इनकी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं जो टैक्स ले सके। इसी वजह से सोमालिया की लोकल लैंग्वेज में पायरेट्स खुद को बदा दिनता बधा कहते हैं। इसका मतलब होता है सेवियर्स ऑफ द सी या फिर कोस्ट गार्ड। wixii waa laga dhamaystay waxna waxa la keenay maraakiib badda jirifaysa oo waxay soo maraysaa xeebaha habeenkii anagoo qararka joogna baanu digtooda iyo saa qararka u rogayso wixii xataa waxaanti waa kala baxeen। समय के साथ साथ ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया था सोमालिया में, जिसमें ऑर्गेनाइजर, रिक्रूटर, फाइनेंसर और मिशन कमांडर होते थे। पायरेट्स की ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टर्स अपना पैसा भी लगाते थे, साथ में ग्राउंड सपोर्ट, नेगोशिएटर्स और बैंकर्स भी शामिल होते थे। ये एक प्रॉपर बिजनेस की तरह बन गया था, क्योंकि पायरेट का काम करने के लिए आपको बोट्स की जरूरत होगी, तेल की जरूरत होगी, हथियार, खाने की जरूरत होगी, और बहुत से गरीब पायरेट्स के पास ये सारे पैसे नहीं होते थे, तो इसके लिए वो फाइनेंसर्स, इन्वेस्टर्स से पैसे मांगते थे। 2011 की यूएन निपॉन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार ये फाइनेंसर्स हाई सीज में ऑपरेट करने वाले पायरेट ग्रुप को $30,000 देते थे और गल्फ ऑफ ईडन में ऑपरेट करने वाले पायरेट्स को $10,000 देते थे। साल 2008 तक आते आते सोमालिया में पायरेसी इतनी सक्सेसफुल हो गई थी कि ये देश की नंबर 1 मोस्ट प्रोडक्टिव इंडस्ट्री बन गई। एक ही साल में $50 मिलियन की कमाई इससे हुई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 से लेकर 2012 के बीच में सोमाली पेनिनसुला में पायरेट्स ने जहाजों को हाईजैक करके रैंसम के जरिए 339 से लेकर $413 मिलियन तक कमाई करी। एक आम पायरेट को हर एक हाईजैकिंग का $30,000 से लेकर $75,000 के बीच मिलता था, प्लस $10,000 का बोनस और था अगर वो जहाज में चढ़ने वाले सबसे पहले पायरेट बनते। 2011 में सोमाली पायरेट्स की समस्या अपनी चरम सीमा पर थी। इसकी वजह से अनुमान लगाया जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को $7 अरब का नुकसान हुआ। कुछ बड़े फेमस हाईजैक्स हैं, जैसे कि नवंबर 2008 का सऊदी सुपर टैंकर साइरस स्टार का हाईजैक, जिसमें $3 मिलियन रैंसम देनी पड़ी थी उन्हें छोड़ने के लिए। The ship, a supertanker named Sirius Star, is the size of 3 aircraft carriers and is by far the largest yet hijacked. They are demanding a $3 million ransom to release the vessel and its crew. और मार्च 2013 का एक है जहां पर ग्रीक टैंकर स्मायरिनी को हाईजैक किया गया और 10 महीने बाद $9.5 मिलियन की रैंसम पर छोड़ा गया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नकली पैसे दिए गए थे, असलियत में इतना ही बड़ा अमाउंट दिया गया था हाईजैक्ड हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए। ये पैसा ज्यादातर प्राइवेट शिपिंग कंपनीज देती थी जिनका ये जहाज होता था। कुछ कंपनियों ने यहाँ पर इंश्योरेंस भी कराना शुरू कर दिया था, जिसे किडनैप एंड रैंसम इंश्योरेंस कहा जाता है। तो कई केसेस में एक्चुअली में जो पैसा था पायरेट्स को इंश्योरेंस कंपनीज ने दिया था। और इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का केसेस ऐसे भी थे जहां पर सरकारों ने एक्चुअली में रैंसम अमाउंट्स दिए थे। यहीं पर हम आते हैं दोस्तों वापस कैप्टन फिलिप्स की कहानी पर, जो सोमाली पायरेट्स के इतिहास में सबसे दिलचस्प कहानी है शायद। इसी की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। कैप्टन फिलिप्स को लाइफ बोट पर किडनैप कर लिया जाता है। इस लाइफ बोट को नीचे उतारकर पायरेट्स कैप्टन फिलिप्स के साथ चलने लगते हैं और बाकी क्रू मेंबर जहाज पर देखता रह जाता है। जहाज में बैठे क्रू मेंबर्स फैसला करते हैं कि इस लाइफ बोट का पीछा करेंगे वो, लेकिन जहाज अपने आप में काफी धीरे था लाइफ बोट के कंपैरिजन में। साथ ही में ही कुछ इमरजेंसी सिग्नल्स भी भेजे जाते हैं उस वक्त सबसे करीब मौजूद यूएस वॉरशिप को, जो कि थी यूएसएस बेनब्रिज। ये जहाज करीब 500 किलोमीटर दूर था। इसे यहाँ पर पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन 12 घंटे बाद ये जहाज पायरेट्स की लाइफ बोट तक पहुंच जरूर जाता है। कैप्टन फिलिप्स अभी भी पायरेट्स के कब्जे में थे, तो यूएसएस बेनब्रिज इस लाइफ बोट का पीछा करने लग जाता है। इसके साथ साथ यूएस नेवी के 2 और जहाज यूएसएस हेली बर्टन और यूएसएस बॉक्सर भी उधर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो ओरिजिनल कार्गो शिप थी यहाँ पर मैर्क्स एलेबामा की, इसे कीनिया की तरफ आगे बढ़ने को भेज दिया जाता है, जिससे कि बाकी लोग तो कम से कम सेफ रहें। दूसरी तरफ यूएस नेवी के जहाज पायरेट्स के साथ नेगोशिएट करना शुरू करते हैं। पायरेट्स कहते हैं कि हमें $2 मिलियन की रकम चाहिए, अगर ये हमें नहीं दोगे तो हम कैप्टन फिलिप्स को मार डालेंगे। The pirates on the lifeboat pointed their weapons at Captain Phillips, tied up inside the craft. Pirates are demanding a $2 million ransom for the captain's release. अगले दिन सुबह के करीब 2 बजे पायरेट्स को नींद में देखकर कैप्टन फिलिप्स ने भागने के लिए पानी में छलांग लगा दी।
लेकिन पायरेट्स को आवाज आ गई और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोबारा पकड़े गए और वापस से लाइफ बोट पर आ गए। 3 दिन तक यही सब चलता रहा। यूएस नेवी ने उन्हें पैसे नहीं दिए, बल्कि उन्हें रोकने की कोशिश करी अलग अलग बहाने देकर। कभी लाइफ बोट का फ्यूल वेस्ट करने की कोशिश की गई, तो कभी एक हेलीकॉप्टर्स ने पायरेट्स का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करी। यूएस नेवी के स्नाइपर्स ने भी अपनी पोजीशन ले रखी थी। एक और दिन पायरेट्स पानी में रहते हैं। पायरेट्स के लीडर मूसी फिर कहते हैं कि वो एक डील करना चाहते हैं। उनके हाथ पे घाव में इन्फेक्शन हो रहा था, तो यूएस नेवी से एक्चुअली में मदद मांगी जाती है मूसी के द्वारा। नेवी सील की एक टीम लाइफ बोट तक आती है और मूसी उनके साथ आ जाते हैं। मूसी के फिर हाथ का इलाज कराया जाता है और उसे कहा जाता है कि अब तो कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। जब मूसी वापस जाता है, वो बाकी पायरेट्स को कहता है कि फिलिप्स को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब बाकी पायरेट्स इससे मना कर देते हैं। इतने में ही एकदम से तेज हवा चलने लगी और इससे लाइफ बोट यूएस नेवी जहाज के एकदम नजदीक आ गई। पायरेट्स ने दोबारा कहा कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम कैप्टन फिलिप्स को मार देंगे। नेवी के स्नाइपर्स अपनी गन लोड करते हैं और मौका देखते ही 3 पायरेट्स को मार गिराते हैं। सिर्फ मूसी को यहां पर छोड़ दिया जाता है। कुछ इस तरीके से कैप्टन फिलिप्स बचकर लाइफ बोट से बाहर निकलते हैं। 18 साल के मूसी अमेरिका में पायरेसी के जुर्म के लिए ट्रायल पर जाने वाले पहले आदमी बने साल 1885 के बाद। 2011 में इन्हें 33 साल की सजा सुनाई जाती है और आज के दिन तक मूसी अमेरिका की एक जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अगर सब सही चलता है तो अनुमान है कि इन्हें साल 2038 में जेल से छोड़ा जाएगा। इनकी एक लेटेस्ट पिक्चर आप देख सकते हो, जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करी जेल के अंदर रहते रहते। सोमालियन पायरेट्स को कंट्रोल करने के लिए 2009 में अमेरिका ने बाकी देशों के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल नेवल मिशन टास्क फोर्स 151 लॉन्च किया। इसी तरह यूरोपियन यूनियन और नेटो ने भी काउंटर पायरेसी मिशन लॉन्च किया। वहीं चाइना, रशिया और इंडिया भी पायरेट से निपटने के लिए अपनी वॉरशिप्स भेजने लगे। 2011 में पायरेसी के 237 इंसिडेंट्स हुए थे, 2012 में 75 और 2013 में सिर्फ 15। एक चीज जिसने पायरेट्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो थी कमर्शियल जहाजों पर आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स का तैनात होना। जब हथियार लिए सिक्योरिटी गार्ड्स कार्गो शिप्स पर भी आने लगे तो पायरेट्स के लिए किसी भी जहाज को हाईजैक करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण सिक्योरिटी गार्ड्स आराम से पायरेट्स की स्पीड बोट के इंजन को टारगेट कर सकते थे। जहाज तक पहुंचने से पहले ही पायरेट्स को मार सकते थे। ये सिंपल सी चीज इतनी सक्सेसफुल रही कि आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स वाले एक भी कमर्शियल जहाज का हाईजैक आज तक नहीं हुआ। इसी के साथ ही कमर्शियल जहाजों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, लोअर डेक्स पर कांटीले तार लगा दिए, क्रू के लिए सिक्योर सेफ रूम्स बना दिए। साथ ही में ही फोम मशीन्स, हाई पावर्ड वाटर कैनन्स और सोनिक डिवाइसेस भी जहाजों पर लगाए जाने लगे। इन सब की मदद से पायरेट्स को रोकना काफी आसान हो गया। इसी के साथ ही सोमालिया के कुछ क्लैंस ने भी पायरेटिंग एक्टिविटीज से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इतना पैसा आया कुछ पायरेट्स के पास, उन्होंने महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। ड्रग्स के मामले में उलझने लग गए। जो पूरा ट्रेडिशनल ऑर्डर था सोमालिया के कल्चर का, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया था। 2017 से लेकर 2023 के बीच में ये इंसिडेंट्स इतने कम हो गए कि एक भी सक्सेसफुल हाईजैक नहीं हुआ किसी भी कार्गो शिप का। इसी समय के बीच 14 देशों की 20 वॉरशिप्स इन इलाकों में पेट्रोल कर रही थी, जिससे पायरेट अटैक्स लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। लेकिन 2023 में शुरू होती है हमास इजराइल वॉर। इसके लिए यूएस नेवी के जो जहाज पेट्रोल कर रहे थे वो अपना फोकस डाइवर्ट करते हैं येमेन के हूती रेबल्स की तरफ। सोमालिया के पायरेट्स को एक बार फिर से यहां पर मौका दिखता है और 14 दिसंबर 2023 को इतने सालों बाद जाकर एक कार्गो वेसल एमवी रोएन फिर से हाईजैक कर लिया जाता है। मार्च 2024 में इस हाईजैकिंग के हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। 40 घंटे चले एक ऑपरेशन के बाद 35 पायरेट्स सरेंडर करते हैं। 23 मार्च को इन पायरेट्स को मुंबई लेकर आया जाता है और प्रोसिक्यूशन के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाता है। लेकिन इंसिडेंट्स अभी भी खत्म नहीं हुए। 12 मार्च 2024 को एक बांग्लादेशी जहाज को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसे 1 महीने बाद $5 मिलियन की रकम पर ही छोड़ा जाता है। नवंबर 2024 पायरेट्स एक चाइनीज फिशिंग जहाज को हाईजैक कर लेते हैं और यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स इस जहाज पर मौजूद थे वो सोमालियन पायरेट्स के साथ मिल जाते हैं और हाईजैक करने में साथ देते हैं। इस जहाज को छुड़वाने के लिए $10 मिलियन की रकम मांगी जाती है, लेकिन नेगोशिएशंस के बाद $2 मिलियन में सेटल कर लेते हैं और एक्चुअली में इस रकम को पे करने के बाद सिर्फ 2 महीने पहले ही इसे छोड़ा गया था। ओवरऑल ये मुद्दा जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं।
सोमालिया के इतिहास को कंसिडर करते हुए आप समझ सकते हो कि सोमालियन लोगों की क्या राय होगी इस चीज के बारे में। इनकी एक न्यूज वेबसाइट ने जब सर्वे किया तो पाया गया कि सोमालिया के करीब 70% लोग पायरेसी को एक तरह के नेशनल डिफेंस के तौर पर सपोर्ट करते हैं। एक पायरेट ने पुलिट्जर सेंटर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पायरेट्स तो उन लोगों को कहा जाना चाहिए जो सोमालिया के पानी में इल्लीगली आते हैं, जिन जहाजों ने सोमालिया की मछलियां चुराई और सोमालिया के लोगों पर टॉक्सिक वेस्ट डंप कर दिया। बाकी दुनिया के देशों के द्वारा पायरेट्स को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन सोमालिया के पानी में जो टॉक्सिक और न्यूक्लियर वेस्ट डंप किया गया है उसे आज तक भी किसी ने क्लीन अप नहीं किया है। ना ही सोमालिया के देश को इस चीज का कोई कॉम्पनसेशन दिया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि इस पायरेट एक्टिविटी के पीछे रूट कॉज है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। जिन जगहों पर इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वहीं पर सबसे ज्यादा पायरेट्स पाए जाते हैं। ऐसी ही एक सिमिलर कहानी देखने को मिल रही है नाइजीरिया के देश में। गल्फ ऑफ जीनी पायरेट्स का एक नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ पर नाइजीरियन पायरेट्स ऑयल टैंकर्स को लूटते हैं। नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा को ऑयल रिवर्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत ऑयल प्रोड्यूस होता है। इस तेल से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिल में यही फीलिंग है कि ये तेल हमारी जमीन से लिया जा रहा है और प्रॉफिट तो छोड़ो, इसके बदले जो हमारी एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, वो और झेलना पड़ता है। इसी चीज से परेशान होकर यहाँ के लोकल लोगों ने ऑयल पाइपलाइंस को डिस्ट्रॉय किया, ऑयल कंपनी के वर्कर्स को किडनैप किया और समुद्र में ऑयल टैंकर्स को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन एक तरफ हो रहे अन्याय का जवाब दूसरी तरफ के अन्याय से नहीं दिया जा सकता। और हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ज्यादातर पायरेट्स कोई गरीब बेसहाय लोग नहीं है, बल्कि ये लोकल गैंगस्टर्स हैं। तो आखिर में एक कोट के साथ मैं यहाँ आपको छोड़ना चाहूंगा। रेबेलियन अगेंस्ट ऑपरेशन इज द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, but it ceases to be noble when it mirrors the very oppression it opposes। अन्याय के खिलाफ क्रांति करना इंसानियत की एक निशानी है, लेकिन अगर यही क्रांति फिर से अन्याय बन जाए तो ये किसी काम की नहीं। और एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, होली सेल के आखिरी कुछ दिन बचे हैं। आप में से जो लोग अभी तक इन कोर्सेज को नहीं खरीद पाए हैं, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए होली50। ये तीनों कोर्सेज अब हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, जैसे मेरे वीडियोस होते हैं, सेम स्टाइल में, सेम फॉर्मेट में, बहुत इन डेप्थ तरीके से लाइफ स्किल्स आपको सिखाने पर फोकस करते हैं जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस यूट्यूब चैनल पर मैंने ऐसी कई सारी कंट्री केस स्टडीज बनाई है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है नॉर्थ कोरिया की। आखिर आम लोग नॉर्थ कोरिया में कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं, जानिए इस वीडियो में यहां क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।